नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की, और इसीलिए आज एक इतना लंबा रास्ता तय कर कर और आ सकी हूं मैं आप सभी की वजह से। लेकिन आज कुछ मुख्य सवाल जो हमें रेज करने हैं कि आप किसी भी सरकार को आप चुनते हैं ताकि अगर वो सरकार फेल होती है तो आप उससे सवाल पूछ सके, आप जवाब पूछ सके कि भाई आपने ये वायदा किया था लेकिन ये वायदा पूरा क्यों नहीं हुआ। अब आप ये सोचिए कि मोदी सरकार आज तीसरे कार्यकाल में है। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और अब तो बोर हो गए हैं इस बात को सुनते हुए भी कि मोदी जी क्या क्या बड़ी बातें करते हैं। वो कभी बुलेट ट्रेन की बात करने लगेंगे, कभी वो सी प्लेन की बात करेंगे, कभी वो ये कहेंगे कि हमारी सरकारों ने वो किया जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। ये बात सुन सुनकर कान पक गए हैं। लेकिन हैरत तब होती है जब उत्तराखंड में देवप्रयाग नाम की एक जगह, जहां पर लोग मशाल जलाकर और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके पास पानी नहीं है, यानी कि पानी के लिए देवभूमि वो जगह है जहां पर लोग गंगा का कहते हैं कि जन्म हुआ था, यमुना जी वहां पर वास करती हैं। और अगर आज उस जगह पर पानी की कमी हो गई है तो उसका कारण आप समझ सकते हैं। और मोदी जी ने जल जीवन मिशन की बात की। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए, समझ लीजिए करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए, जो इस साल का 2026 और 27 का बजटरी एलोकेशन खाली ड्रिंकिंग वाटर के लिए था। आखिर ये पैसा जा कहां रहा है अगर लोगों के पास पानी नहीं है। आपको इसी चैनल पर मैंने दिखाया था कि गुजरात का वलसाड इलाका, जहां पर औरतें दूर से चलकर कुएं के अंदर 45 फीट नीचे जाकर और तब अपने घरों के लिए पानी भरती हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का खरगोन इलाका, जहां पर वो भगवानियापुर का गांव था, उस दिन मैंने राकेश अचल जी के साथ उस बातचीत को किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया कि पानी की वहां पर कितनी किल्लत है। और अब उत्तराखंड में देवप्रयाग, जो कि एक हिली एरिया में आता है, वहां पर लोग मशाल जलाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको वो तस्वीरें मैं दिखाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो वाकई में रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं, जिसमें कि मशाल लेकर और लोग इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने क्या लिखा है। इन द वेरी देव प्रयाग थ्रू विच द कंट्रीज ग्रेट रिवर्स फ्लो, द पीपल देयर are today thirsting for drop of water. Citizens who've been enduring a drinking water crisis for months are now forced to take to the streets with torches in their hand. Amid the claims of water in every home, this agony of the land of the god serves as a mirror to the government's callousness. अब मोदी जी से क्या हम ये सवाल ना पूछे, मोदी जी से कहे कि नहीं मोदी जी आपने बड़ा अच्छा काम किया है, जनता को आपको ही वोट करना चाहिए 2029 में भी। लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार का काम क्या है, क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। वो ये कहेगा कि जॉर्ज सोरोस के गैंग के लोग हैं, इस तरीके से वो खुद ही प्रोटेस्ट करने लगे थे देवप्रयाग में। या जो आगरा की सड़कों पर बैठी हुई औरतें जो मटका लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं आगरा की सड़कों पर, वो कहेंगे अरे जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है ये प्रोटेस्ट। हो सकता है पैसे पकड़ा दिए हो, 10-10 हजार रुपए सब औरतों को, बैठ गई हो। लेकिन सोचिए उन घरों में आज खाना नहीं बन रहा है क्योंकि पानी की किल्लत है। मोदी जी के पास क्या कोई जवाब है? रेड फोर्ट पर 2019 में खड़े होकर मोदी जी ने यह कहा था कि हम हर घर में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाएंगे। क्या वो काम आज संभव हुआ? नहीं। आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप वेबसाइट पे चले जाइए, जल शक्ति मंत्रालय के या जल जीवन मिशन की वेबसाइट पे चले जाइए, 100% कवरेज आपको दिखेगा। 100% कवरेज इन वलसाड, 100% कवरेज इन गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह आपको 100% कवरेज मिलेगा। यानी कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि देखिए हमने पाई जो टैक्स पेयर के इस्तेमाल की थी, हमने उसका सबको फायदा पहुंचाया। लेकिन सड़कों पर क्या हो रहा है? त्राहिमाम मचा हुआ है। उत्तराखंड में लोग मशाल लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वलसाड गुजरात में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर की सड़कों पर आप देखिए, कल पिछले साल आपने देखा था किस तरीके से गंदे पानी पीने से मौतें हुई, और इस साल भी जो दशकों तक ऐसा प्रोटेस्ट नहीं दिखा जो इंदौर में इस समय पानी के संकट को लेकर हुआ है। क्या मोदी जी को ये दिख नहीं रहा है? मैं तो चिंतित हूं कि मोदी जी को इस समय सलाह कौन दे रहा है। अब ये तो एक मसला है। एक दूसरा मसला है, मोदी जी आए दिन अपील करते हैं, उस पर मैंने कार्यक्रम भी किया था। मोदी जी इस समय देश के दादाजी बनकर वो ये कह रहे हैं कि अरे बच्चों, अपने बालकनी में
एक मिट्टी का बर्तन रख लो ताकि पक्षी पानी पी सके। अपने बच्चों को वो याद दिला रहे हैं कि अपने दादी जी को आप कॉल कर लीजिए, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप लोग निकलिए मत। कल तमाम गोदी मीडिया के एंकर्स इस बात को लेकर ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे कि मोदी जी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को सलाह दी है कि भाई अब ज्यादा पानी पीजिए। अरे कौन मूर्ख आदमी है जो इतनी गर्मी में पानी नहीं पिएगा? या कौन इतना बेदर्द आदमी है जो कि पक्षियों और जानवरों को पानी नहीं पिलाएगा अगर वो दिख रहा है कि वो प्यास से मर रहे हैं? लेकिन सवाल ये है कि पानी आएगा कहां से? आप तो अपील कर रहे हैं लोगों से, लेकिन सवाल ये है कि पानी तो लाइए महाराज, आप पानी नहीं ला पा रहे हैं। अब दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं आपको खबरें दिखाऊं तो आज देखिए एक और खबर आ गई जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। और वो खबर क्या है? खबर ये है कि हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बेतवा रिवर ब्रिज था। और उस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। कल बहुत तेज आंधी आई और वो ब्रिज गिर गया और उसमें छह लोगों की मौत हो गई। अब 2021 से 2025 का अगर आप आंकड़ा देख ले तो 170 ब्रिजेस कोलैप्स कर गए हैं और 202 लोगों की जाने गई हैं और 441 लोग इसमें घायल हुए हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स दे दो, चाहे पानी की किल्लत हो, आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि आप पहाड़ी इलाकों में जाकर खूब होटल्स बनाओ, रिसोर्ट बनाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट सरकार है। मोदी जी का जो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो चलन है, इसने ही मोदी जी को बेनकाब कर दिया है। पानी का कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट, जंगलों का कॉन्ट्रैक्ट, नदी का कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी ऐसी चीज बची है जिस पर मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है लोगों को? और उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे, जनता भुगत रही है। आज जनता के पास पीने का पानी नहीं है, जनता की जान जा रही है और जनता के पैसे से टैक्स भी लेना है। तो ये कहाँ का, ये बेसिकली एक कहानी होती थी नंगा राजा की। आज उसी कहानी को लोग याद कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे क्यों हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता अनुमा आचार्य हैं। अनुमा जी मध्य प्रदेश के गांव गांव के इलाकों में इस समय काम कर रही हैं और उनको भी जो हकीकत है वो पता चलेगी। तो आज अनुमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा पहला सवाल है कि पानी का संकट त्राहिमाम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, विदेश पॉलिसी ध्वस्त है, मोदी जी के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे क्यों है वो? नमस्कार नीलू जी, आपको, आपके दर्शकों को। देखिए, कोई भी एक जो भी जिम्मेदार नागरिक है, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आपके जो ध्यान में आता हो। हम किसान को देख लें, किसान के हालात खराब हैं, उसे उसकी लागत नहीं मिल रही, उसका जो वो खर्च करता है वो तक उसको एमएसपी के रूप में नहीं मिल रहा, उसकी फसल नहीं बिक रही। और इस वक्त तो मैं जहां मध्य प्रदेश में हूं, फसल कटी मार्च तक, और मार्च से लेके मई के अंत तक किसान की तुलाई नहीं हो रही है। उस फसल को वो अपने घर में रख के या अलग अलग जगहों पे, उसके पास उतना सुरक्षा का भंडारण नहीं है। और जितना परेशान इस मौसम में अभी किसान हुआ है इस फसल के दौर में, मुझे लगता है कि जब ये यूएस की जो डील, जब वो पूरी लागू हो जाएगी और जब बाहर से हमारे यहाँ अनाज आएगा, तब तो ये अनाज बिल्कुल भी नहीं लेगी सरकार। तो किसान को कितना बड़ा नुकसान होगा। हम बात कर लेते हैं, जैसे जवान और किसान की बात करते हैं, तो किसान की बात कर लेते हैं। अब जवान की बात करेंगे तो आप फौज में देखिए, 3 लाख से हमारी सेना कम हो गई है अग्निवीर के कारण। अग्निवीर से पहले जिस तरह से फौज में भर्ती होती थी, वो इस तरह से था कि गांव के लोगों को भी एक लेवल ऑफ लिविंग तक और एक अनुशासन के स्तर तक लेकर जाते थे, और वो फिर व्यक्ति, उसका परिवार उभर के और एक अच्छे माहौल तक पहुंचता था, डिसिप्लिन भी होता था, देश की सेवा भी करता था। तो फौज हो गई। अब अगर हम आ जाएं युवाओं पर, तो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। जहां पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, वहां मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जो शिक्षण संस्थान है, पहले 100 विश्व के शिक्षण संस्थानों में भारत के किसी शिक्षण संस्थान का नाम नहीं है। 118वें नंबर पर आईआईटी मुंबई, और उसके बाद एक आध और 150वें नंबर पर है। तो एजुकेशन का हाल बहुत खराब है। मैंने अभी मध्य प्रदेश में यहाँ बहुत सारी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज देखी हैं, जो अपने आप में यूनिवर्सिटी हैं, उनको लाइसेंस दे दिया गया है, वहां क्या पढ़ाई हो रही है उसको ग्रेडिंग कौन करेगा, अपने आप वो ए प्लस खुद को दिए जा रहे हैं। बड़े बड़े उन्होंने शायद घूस खिलाई होगी, तभी बहुत बड़े बड़े भवन बना लिए हैं, और इंप्रेसिव है, बहुत सारा स्टाफ है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन क्या वो किसी विद्यार्थी को सही जगह पर लेकर जा रहे हैं? इसी तरह से जो सरकारी स्कीम्स हैं, नल से जल योजना,
बड़े जोर शोर से शुरू की गई थी। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की तो बात हमने देख लिया कि जो हालिया अभी मशाल जुलूस निकला, जहां से अलकनंदा नदी निकलती है, और भी वहां से देवप्रयाग से बड़ी नदियां निकलती हैं। तो इन सब जगहों में ये प्रॉब्लम चल रही है। आज भी नल से जल योजना वहां पर फ्लॉप है। जो उनका हिंसरिया खाल और पाटा खाल पट्टी के ग्रामीण जो थे और युवा संघ है, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ ये मशाल जुलूस निकाला था। इसके कारण लोगों को दिखा, इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट हुआ तो लोगों ने देखा। उत्तर प्रदेश में भी पानी की बहुत किल्लत चल रही है। कागजों पर नल के कनेक्शन दर्ज हैं, शायद कहीं कहीं पर तो नल भी लगे हुए हैं। मैं आजकल चूंकि मैं बहुत सारे राज्यों में जाती हूँ और घूम घूम कर देखती हूँ, तो जब मैं कर्नाटक में गई थी, देखिए राज्य सरकार की अपनी योजनाएं हैं, वो अपना पूरा करती है, लेकिन जो केंद्र सरकार की योजना है उसे केंद्र सरकार को ही पूरा करना है। तो वहां पर भी खाली हमें नल लगे हुए दिखे, पानी नहीं आता हुआ दिखा। बिहार में हर घर नल योजना का जो हाल था उसके ऊपर काफी रिपोर्टिंग हुई है, न्यूज लॉन्ड्री ने की है और भी बाकी चैनल्स ने की है। वहां पर बुनियादी ढांचा बहुत तैयार किया गया, लेकिन समय पर ना उसमें मरम्मत हुई, ना उसके जो पाइप फट गए इस बीच में, पानी भारी मात्रा में उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड मिला। उसके कारण भी वो योजना जो थी वो कई जिलों में ठप हो चुकी है। मतलब नल से जल योजना ना उत्तर प्रदेश में चल रही है, ना बिहार में चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी यही हाल है। केंद्र सरकार की योजना है, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां बुनियादी ढांचा तैयार किया, लेकिन पानी की शुद्धता जो है, क्वालिटी का प्रॉब्लम आया तो वहां पर भी नहीं है। अब मध्य प्रदेश में आ जाइए जहां मैं रहती हूँ, तो वहां पर भी देखिए आदिवासी इलाकों में बहुत जरूरत है विकास की, लेकिन वहां पर नल लगा दिए, लेकिन पंचायतों के पास बिजली का बिल नहीं भरा गया है और ऑपरेटरों को पैसे देने का बजट खत्म हो गया। तो वहां पर मोटरें बंद हैं और योजना दम तोड़ चुकी है। अब अगर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करके शिक्षा की तरफ एक बार आऊं, देखिए पहले कांग्रेस ने जब शिक्षा का अधिकार लेकर आई थी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीट देने की बात हुई थी, जो आज दिया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इन प्राइवेट स्कूलों का जो इनका जो बजट होता है, ईडब्ल्यूएस का जो बजट सरकार पे करती है, वो 2.5 साल से प्राइवेट स्कूलों को नहीं दिया गया है। तो क्या होगा, उनके ऊपर फिर बाध्यता नहीं रहेगी और वो इस ईडब्ल्यू कैटेगरी का जो 25% है उसे खत्म कर देंगे। मैंने ऐसे कम से कम यहाँ के 4 प्राइवेट स्कूलों से बात की है, जिन्होंने कहा है कि पिछले 2-2.5 सालों से हमारे को सरकार की तरफ से बजट ही नहीं आया, पैसा ही नहीं आ रहा है। राजस्थान में भी ये जो नल से जल वाली योजना है, यहाँ एक तो वैसे ही रेगिस्तानी इलाका है और उसके बाद पानी उपलब्ध नहीं है, तो बोरवेल वगैरह जो है वो सूख गए हैं। तो इसलिए ये योजना राजस्थान में भी नाकाम है। तो उत्तराखंड में, जबकि वो पहाड़ है जहां से नदियां निकलती हैं, वहां नाकाम है, बिहार में नाकाम है, उत्तर प्रदेश में नाकाम है। इस बार तो आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में लोग बाग अपने पानी के बर्तन लेकर और भरे चले जा रहे हैं। गुजरात में तो हमने ये देखा कि लोग कुएं के अंदर जाकर बच्चियां और एक ह्यूमन चेन बनाकर पानी लेकर आ रहे हैं। तो उसका कारण भी है इस सरकार के साथ। दिक्कत यह है ना कि ये सिर्फ घोषणाएं करती है, ना तो स्किल है किसी मंत्री में, ना किसी की जवाबदेही है। पूरा देश पूरी तरह ठप हो चुका है। यहाँ का कोई भी सिस्टम जिसे ना दिखता हो, थोड़े दिन में उसके घर में वो आंच आ जाएगी। क्योंकि बिल्कुल जो लोग पहले समझ नहीं रहे थे, अब उनके घरों में बच्चों के पेपर्स लीक हुए, उनका भविष्य खराब हो रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप जो पानी के संकट की बात कर रही थी, मैं कुछ ग्राफिक है मेरे पास और उसको प्लेट के जरिए मैं बताऊंगी। पहला ग्राफिक ये देख लीजिए, मैं जो बताना चाह रही हूँ। मोदी गवर्नमेंट एलोकेटेड 75,670 करोड़, थोड़ा बहुत नहीं है, 75,670 करोड़ रुपए ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूनियन बजट में एलोकेट किए गए थे इन 2026-27 फाइनेंशियल ईयर। This comprises 67,670 crore for the rural एरियाज, यानी कि ग्रामीण इलाकों के लिए 67,670 करोड़ रुपए एलोकेट हुए, और अर्बन ड्रिंकिंग वाटर मिशन के लिए 8,000 करोड़ हुए। ये एक आंकड़ा है जो बजट में एलोकेट किया गया। दूसरा आंकड़ा देखिए, अब ये जो अलग अलग स्कीमें चलाई गई हैं, ये सवाल यहां पे इसलिए जरूरी हो जाता है कि करोड़ों रुपए मोदी सरकार में इसमें फूंक दिए, लेकिन ये पैसा गया कहां, उस सवाल पर आऊंगी मैं अभी अनुमा जी के पास। लेकिन मैं पढ़ देती हूं कि कौन कौन सी स्कीमें हैं, ताकि हमारे दर्शक जान जाएं। सबको उतने टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता होते, इसलिए तथ्य को जानना आपके लिए जरूरी है। जल जीवन मिशन रूरल में कितना पैसा मोदी जी ने लगाया? 67,670 करोड़। अमृत 2.0 अर्बन में कितना लगाया? 8,000 करोड़।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 7,137 करोड़। नमामि गंगे प्लान में कितना पैसा लगाया? 3,100 करोड़। रिवर इंटरलिंकिंग एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा लगाया? 5,226 करोड़। ये एक आध करोड़ है। ये मोदी जी आखिर ये करोड़ों रुपए का कर क्या रहे हैं? किसकी जेब में जा रहा है? सरकारें गिराने में काम कर रहे हैं, एमएलए को खरीदने में, या बीएलओ को खरीदने में, या चुनाव आयोग को पे करने में? आज ये सवाल पूछे जाएंगे। पानी किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन करोड़ों रुपए उन्होंने सारी स्कीमों में लगा दिया। और एक आंकड़ा बाबा आपको और बता देती हूं। 2019 में मोदी जी ने क्या कहा था? प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंस द गोल टू प्रोवाइड piped drinking water to every rural household in India during his Independence Day speech from the Red Fort on August 15th, 2019। 2019 में ये घोषणाएं की थी। तो अब आपको मैंने सारी स्कीम्स बता दी, उनकी घोषणाएं बता दी, करोड़ों रुपए जो मोदी जी ने फूके हैं। आखिर अनुमा जी, सवाल यह है कि ये करोड़ों रुपए जा कहां रहा है? इसका कोई तो हिसाब देगा, या सारा ये माफिया लोग बीच में खा गए? बहुत ही शोचनीय स्थिति है ये। और जो आपने जितने आंकड़े बताए, हजारों करोड़ की बात है ये। लेकिन जो सबसे चिंता की बात यह है कि इस सरकार का किसी सिस्टम पर, किसी प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है। और उसी के कारण दिल्ली, बैंगलोर और चेन्नई जैसे महानगरों में इस साल गर्मियों में डे जीरो, यानी कि पानी पूरी तरह खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है, क्योंकि यहां पर टैंकर माफिया का राज चलता है। और कुछ तो बुनियादी जो ढांचे हैं उसका रख रखाव नहीं हो पा रहा, मेंटेन नहीं कर पा रही ये सरकार। नया जो बनाती है वो गुणवत्ताहीन है। आप देखिए, चाहे सड़कें हो, चाहे टंकियां नहीं, हो। लेकिन इसका थोड़े दिन क्या पहले जवाब है? हमने जब आप ये कहती हैं अनुमा जी कि ये सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो उसका कारण तो हम जानेंगे कि क्या उनकी हेल्पलेसनेस है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है? इनके पास पैसा नहीं है, या ह्यूमन कैपिटल नहीं है, या योजनाएं नहीं है कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए? आखिर इस पर भी तो बातचीत होनी चाहिए। नहीं, हम मूर्खों के शासन में जी रहे हैं, अक्ल नहीं है। अगर इनके पास, और दूसरे नियत नहीं है। हर व्यक्ति इस बुरी तरह से पैसा कमाने में व्यस्त है। आप भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, छुटभइये हैं, हर कोई पैसा उगाही के चक्कर में है। लोगों से पैसे लेते हैं, काम करवाते भी नहीं है। और उसके अलावा जो इनके वित्तीय और प्रशासनिक भ्रष्टाचार हैं, अगर आप, मैं याद दिलाना चाहती हूँ सिर्फ कि जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तब 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया था। अलग अलग विभागों में चीजें हुई नहीं थी, योजनाओं के नाम पर पैसा लिया, कोई उसमें उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2 साल पहले, गृह मंत्रालय में 2.5 लाख करोड़ का है। किसी फंड का पता नहीं चल रहा था, कौन से कोड हेड में डाला, कहाँ गया, कैसे खर्च हुआ। यानी कि बिल्कुल एक अंधेर नगरी चौपट राजा का, वाकई नंगा राजा है हमारा, उसी का राज चल रहा है। इसी के कारण ना तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग देख पा रहे। भाई, आप नल से जल नहीं कर रहे हैं तो गांव के लोगों को जो, और आपकी मनरेगा की योजना है उससे तालाब जैसे खुलवाइए, जिससे जब बारिश आएगी तो उसमें पानी भर जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने वाटर संरक्षण पर काम किया है, वाटर प्रिजर्वेशन पर, उन्होंने ऐसा किया है कि गांवों में, कस्बों में, शहरों में बड़े बड़े गड्ढे बनवाए हैं, और मनरेगा के मजदूर कर सकते हैं। तो ना आपको मनरेगा के मजदूरों का वो प्रयोग करना है, ना आपको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई उसके उपाय बनाने हैं। और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था, अब उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और आगे चल के ये जो इस तरह से इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट अभी तक चल रहे थे, क्योंकि देखिए नदियों का जो सतही पानी है वो भी पूरी तरह खत्म हो रहा है। उसमें यूरेनियम जैसी चीजें घुस के आ रही हैं, जिसके कारण किडनी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर खराब हो सकता है। तो सरकार के पास अक्यूमन नहीं है, स्किल नहीं है। सरकार किसी को भी कंट्रोल में रख के, देखिए सरकार किसको कंट्रोल में रखती है? हिंदू मुस्लिम इसी को कंट्रोल में रखना जानती है। लेकिन ना तो परीक्षाएं, ना शिक्षा संस्थान, ना प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाले संस्थान, किसी भी चीज को ये कंट्रोल में नहीं रख पा रही है। सिर्फ डेटा के ऊपर फजिंग करती है, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ा हुआ दिखाया गया। वो सारे झूठ भी सामने आ गए। यहां तक कि आईएमएफ ने हमारे डेटा को एक खराब ग्रेडिंग दे दी और ये कहा हम फजिंग कर रहे हैं, हम पुराने 2011 के साल पर अपने डेटा को बना रहे हैं, जिसके कारण हम बढ़ा चढ़ा के अर्थव्यवस्था बता रहे हैं। कर्ज का बोझ बढ़ गया है। जो भी नितिन गडकरी जैसे लोगों ने राजमार्ग बनाए, उसमें आप देखिए कितना प्रॉब्लम आया।
हर मतलब मैं जिस बुंदेलखंड हाईवे से आती हूँ, एक्सप्रेसवे से आती हूँ, उसी में एक साल के अंदर 900 से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो पॉट होल्स के कारण हुई हैं वो मौतें। कोई भी क्षेत्र, कोई भी सेगमेंट, पूरे भारत को तहस नहस कर दिया गया है, और टीवी चैनल एक बार भी इस पर बात नहीं करते। बहुत ही ठीक है, वो एक मशाल जुलूस था, पर हम सबके अंदर ये बात समझ में आना चाहिए कि हमने किन मूर्खों को चुना है, जो जिनके हाथ में मतलब जो सुई का काम तलवार से करते हैं। नीलू जी, एक बात कहना चाहूंगी, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, लेकिन ये बात नहीं जरूर नहीं, कहना चाहूंगी बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी मैंने सुना कि भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट जहाजों का प्रयोग नीट के पेपर लाने ले जाने में किया जाएगा। अरे जो काम सुई से हो सकता है बिल्कुल। उसके लिए तुम तलवार लोगे। और नहीं, ऐसे ही जैसे आप ये देखिए कि आप हवाई जहाज का इस्तेमाल पेपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या पेपर लीक होगा? ट्रांसपोर्ट करेंगे आप हवाई जहाज से तो पेपर लीक नहीं हो सकता। अरे जो माफिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से, क्या उसको इस तरह से हटाया जाएगा कि अब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एयरफोर्स के जहाज से पेपर? अब जो एग्जाम जिला शिक्षा अधिकारी कंडक्ट करा सकता है, उसके लिए सेना लगाई जाएगी, सीआरपीएफ लगाई जाएगी। क्या पागलपन है, इस देश में क्या हो गया है? लोग पता नहीं, ऐसा लगता है कि किसी लंगूरों के हाथ में सारा शासन आ गया है, जिसको बंदर के हाथ में उस तरह के। नहीं, सच में मैं आज बहुत क्षुब्ध हूं। केवल वो एक आंदोलन नहीं है, लेकिन आप देखिए हर व्यक्ति जो जहां है वो एक से एक बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। राजनाथ सिंह को देखो तो वो रक्षा मंत्रालय के नाम पे धब्बा है। विदेश मंत्री अलग अपनी बेवकूफियों के कारण पूरे विश्व में चर्चित हो गया है। गृह मंत्री से घुसपैठिए नहीं संभलते। पूरे मनमोहन सिंह जी की सरकार में 88,000 से ज्यादा लोगों को भेजा गया था, इनका पूरा आंकड़ा 5,000 रोके नहीं आ रहा है। एसआईआर में घुसपैठिया नहीं निकल रहा है। ये धर्मेंद्र प्रधान है तो ये जिम्मेदारी तो लेंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। जिम्मेदारी क्या चीज की ले रहे हैं आप? तो हर व्यक्ति एक से एक बढ़ के लंगूर है, और प्रधानमंत्री इन लंगूरों के सरदार हैं। नहीं, लेकिन अनुमा जी, अब एक सवाल जो पोल्स होते रहते हैं, अब मैंने तो अपने इस प्लेटफॉर्म पर कभी कोई पोल नहीं किया, लेकिन आज ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि क्या अभी तक भारत को जितने प्रधानमंत्री मिले हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या सबसे बर्बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे या है? नहीं है, है। बिल्कुल है, सबसे बर्बाद है, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ योगदान दिया, इस देश में कुछ जोड़ा। तोड़ने वाला तो इकलौता प्रधानमंत्री हमारा है ना। इन्होंने हमारे सारे जितने भी पीएसयूज बने, सारे के सारे अडानी के हाथ में पहुंचा दिए। आप एक और चीज देखिए, आने वाले समय में अडानी क्या करने वाले। अडानी ने सबसे पहले एयरपोर्ट खरीदे, सारे एयरपोर्ट अडानी के ही हो गए ऑलमोस्ट, बड़े जितने एयरपोर्ट हैं। उसके बाद उन्होंने लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सारी वो कंपनीज खरीदी, जिससे एयरपोर्ट का लॉजिस्टिक्स चलता है, वो उनके हाथ में आया। उसके बाद उन्होंने पूरा जो ट्रेनिंग, हमारे ग्रुप कैप्टन साहब का इंस्टीट्यूट था, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था जहां पायलट्स तैयार होते थे, उसे भी खरीद लिया। अगला स्टेप जहाज खरीदने का, मतलब पूरी एयरलाइन खरीदने का है। ये इंडिगो वगैरह कुछ नहीं बचेंगी, केवल एक अडानी का ही रहेगा, उसी का दबदबा चलेगा। तो एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पूरे देश के कंप्लीट तंत्र को एक जगह केंद्रित कर दिया, वो प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा विफल भी है। और उसके अंदर सिर्फ उसने मीडिया को जो खरीद रखा है, और प्रधानमंत्री से ज्यादा दोषी भारत का मीडिया है, जिसको हम मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं। लोकतंत्र का हत्यारा वो है। सबसे ज्यादा दोष उसका है, क्योंकि इतनी सारी चीजें इस देश में बिगड़ती चली जा रही हैं, तंत्र पूरा ढहता चला जा रहा है, मीडिया के मुंह से आवाज नहीं निकलती। इतना क्या कमाल लोगे जब कोई देख ही नहीं रहा है। हर चैनल की टीआरपी बहुत कम हो गई है, अनुमा जी, और आपने सब मीडिया की बात हेडलाइन के लिए। आप मीडिया की बात करती हैं। दूरदर्शन के जो एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव, वो उस बच्चे को, वेदांत को, जिसने कि ये कहा कि उसकी कॉपी, उसकी आंसरशिप, स्क्रिप्ट की जगह किसी और की आंसर स्क्रिप्ट उसको मिल गई, उस बेचारे ने ट्वीट किया तो उसको ये कहा कि वो पाकिस्तानी है। आज जो बच्चे बोल रहे हैं कि उनके साथ प्रॉब्लम है, उसको यहाँ का मीडिया एंटी नेशनल बता रहा है। आप ऐसे मीडिया से क्या उम्मीद करेंगी? और फिर तो सरकार ही, ये जो मूर्खों की सरकार है, पूरी जो मूर्खों की जो मंडली है, वो जो चाहेगी वो कर रही करेगी। मैं तो ज्यादा नहीं जानती, लेकिन अशोक श्रीवास्तव के बारे में आप जानती होंगी, आपका दूरदर्शन से भी और राज्यसभा टीवी से भी संबंध रहा है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो, उनके पिताजी जो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी के दरबार में कोर्निश किया करते थे, संघी आदमी हैं, और इसीलिए जो पहले नहीं कर सके आज अपने
पूरे रंग में खुलकर आया हुआ है ये व्यक्ति। एंकर तो मैं मानती नहीं, ना ही वो प्रोग्राम प्रेजेंटर है। वो नफरत से भरा हुआ एक ऐसा दैत्य है जो पूरे देश के लोगों को दूरदर्शन जैसे माध्यम से देश के लोगों के अंदर नफरत के जहर को बो रहा है और फैला रहा है। तो उस व्यक्ति का कुछ कहना या ना कहना तो खैर कोई प्रासंगिक बात नहीं है, लेकिन आज के समय में ऐसी ही चीजें चल रही हैं और इसी तरह के लोग जो हैं वो मुख्य पेज पर आते हैं। एक मैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार को सुन रही थी, वो कह रहे थे आपको अडानी पर गर्व होना चाहिए। यानी कि जब उससे सवाल पूछा गया कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर इतना क्यों बढ़ रहा है, तो वो कहते हैं कि हमें अडानी पर गर्व होना चाहिए, वो आगे चल के हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ाने। अरे भाई, हमारी थोड़ी बढ़ा रहे हैं। 15 अरब डॉलर तो वो वहां अमेरिका में अपना जो घूसखोरी का जो मामला था उसको शांत करने के लिए खर्च कर रहे हैं। भारत में क्या कर रहे हैं आप? आपने भारत से पैसे कमाए हैं। ये देशद्रोह नहीं है कि यहां से कमाया हुआ आप अमेरिका में जाकर खर्च कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना केवल विफल हैं, वो देशद्रोही और गद्दार हैं। उन्होंने पूरे देश की पूरे तंत्र को पूरी तरह से ढहाया है और इसके लिए इस व्यक्ति को कभी माफ नहीं किया जा सकता। वही सवाल चलते चलते एक बार फिर से करूंगी अनुमा जी कि अगर आज पोल्स हों, अगर वाकई में एक ऑनेस्ट पोल जैसे कि अमेरिका में भी होता है और हमेशा उनका जो पॉपुलैरिटी चार्ट चार्ट है, पॉपुलैरिटी रेटिंग्स ड्रॉ की जाती हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की देखिए ईरान युद्ध के बाद किस तरीके से पॉपुलैरिटी ढही। ये नहीं कि वहां के जो रेटिंग करने वाले लोग हैं उनको ट्रंप ने खरीद लिया। ऑनेस्ट रेटिंग आई जिसमें कि माइनस में उनकी रेटिंग गई, कहीं कहीं किसी किसी महीने में 35% डाउन चली गई। और वो बहुत कुछ कहता है अपने आप में। अगर आज मोदी जी की इस तरीके से पॉपुलैरिटी रेटिंग की जाए तो आपको क्या लगेगा कि मोदी जी अगर बाकी प्रधानमंत्रियों के कंपैरिजन में, तो मोदी जी का स्थान कहाँ होगा आपके हिसाब से? नहीं, मोदी जी का स्थान तो होना ही नहीं चाहिए, निगेटिव में ही होना चाहिए, और जो मैं लोगों को भी देख रही हूँ। लेकिन जो मीडिया एजेंसीज ये पोलिंग करवाएंगी, अंत में वो फजिंग ही होगी। आप और हम जानते हैं कि बार बार वो ग्लोबल करवा के उनके जो फॉलोअर्स को जोड़कर और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को जोड़ के ये सब कहानियां होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत में सबसे अपने करियर के सबसे ज्यादा अनपॉपुलर हो चुके हैं। वो छोटे छोटे गांवों से लेकर और छोटे छोटे बच्चे भी जो कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं वो तक उनके खिलाफ हैं। लेकिन एक तबका जिसे हम अंधभक्त कहते हैं उसके समझ में अभी नहीं आया है पूरी तरह, उसके भी आ रहा है। आ तो उसकी भी समझ में रहा है, क्योंकि लेकिन वो इसको कबूलना नहीं चाहता। बहुत सालों तक उसने इसी पार्टी को आगे बढ़ाया, तो कैसे मान ले कि मैं इतना बड़ा मूर्ख था? बस उतनी सी बात है। अदरवाइज जिस तरह से कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह से जो काम हो रहे हैं, जो किसी भी जनसाधारण के लिए जन उपयोगी कोई भी योजनाएं नहीं है उनमें, तो लोग इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन पूरा सिस्टम हैक्ड है, और इसलिए हम वही देखेंगे कि जब भी चुनाव होंगे तो हम देखेंगे कि किसान मर रहा है, लेकिन ये दिखाया जाएगा कि किसान ने उन्हें वोट दिया है। युवा जो है पूरी तरह उसका भविष्य तबाह हो रहा है, ये दिखाया जाएगा कि वोट दिया। तो ये चुनाव जीत कर, नहीं, क्योंकि जो गाली कि गाली बेकार। अगर लोग दे रहे होंगे, आलोचना कर रहे होंगे, तो कहेंगे देखिए मोदी जी के ऊपर तो लोग फूल बरसा रहे हैं। एक्चुअली वही है कि जो हो नहीं रहा है वो मीडिया दिखाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो मैं पाती हूँ कि वो मानसिक रूप से मैं उन्हें बहुत असंतुलित पा रही हूँ। पहले थोड़े से थे, आजकल तो ऐसा लगता है कि वाकई इनको कोई नहीं, वो प्लीज कोई अपील भी कर रहे हैं काउंसलिंग। अनुमा जी, आप देख रही हैं कि वो अपील कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अपील कर रहे हैं, बड़े अच्छे दिल से अपील कर रहे हैं। लेकिन उस अपील के भी कोई मायने नहीं है। वो ये कहते, वो अपील उन्होंने की कि भाई आप अपना तेल कम खर्च करिए। अब उन्हीं के नितिन नबीन जो प्रेसिडेंट है, आज उनका विजुअल आ गया सामने, उत्तराखंड में पहुंचे, वो 35 गाड़ी का काफिला लेकर पहुंच गए। उस विजुअल को दिखाने की मैं कोशिश भी करूंगी इसमें कि वो काफिला लेकर 35 गाड़ियों का आज उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। देखिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यही तो प्रधानमंत्री हैं। सबको सिंपल रहने की बात करते हैं, लेकिन खुद कम से कम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए के कपड़े एक महीने में पहन लेते हैं। उनकी तनख्वाह ही 4 लाख रुपए। तो किसके पैसे खर्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री? सिर्फ वो अपने बचपन की कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई थी वो निकाल रहे हैं, और पूरा मीडिया ने उन्हें अवतार की तरह दिखाया हुआ है, तो वही चल रहा है इस देश में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये पहले प्रधानमंत्री होंगे, और मैं ये बोल रही हूँ जिस दिन इनके हाथ से सत्ता गई उस दिन ये भारत से सच में भाग जाएंगे झोला उठाकर। और इसीलिए शायद उन्होंने अपने जो नया जो घर बनाया है उसके नीचे से सफदरजंग एयरपोर्ट का जो गुप्त रास्ता बनाया, और वहीं से वो भाग खड़े होंगे, और अडानी साहब उनको एक चार्टर्ड प्लेन भी मुहैया करा देंगे जो उस दिन निकल भागेगा। ये होने वाला है, ये जरूर होगा, क्योंकि देश अब पूरी तरह से एक तो तिलमिला रहा है।
दूसरे पूरी तरह से दमित हो चुका है। तो ये जिस दिन ये ज्वार जो है उभरेगा, फूटेगा, उस दिन हमें दिखेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागने को जगह नहीं मिलेगी। चलिए, आपने ये बात कही है, इसको एक प्रोफेसी के रूप में यहाँ पर नोट कर लेते हैं। कार्यक्रम यूट्यूब पर मेंशन रहेगा, और अगर कभी ऐसा हुआ तो इस कार्यक्रम की क्लिप को काट काट कर उस दिन दिखाया जाएगा कि देखिए ये हमने पहले से ही आपने इसको प्रोफेसाइज किया था और आज ये सच हो गया। थैंक यू सो मच अनुमा जी फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। थैंक यू।